क्या नाम है सर? मेरा नाम सुनील जैन है। क्या बोलेंगे सर? मैं इस इलेक्शन में ये बोलना चाहूँगा कि देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम फिफ्थ इकोनॉमी से थर्ड इकोनॉमी का हम लोगों ने टारगेट लिया है। मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने जो काम किया है, और कभी किसी जमाने में हम बॉटम 5 होते थे, आज हम टॉप 5 में हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मोदी जी ने जो लोगों को सुविधाएं दी हैं और जो गांव-गांव तक सुविधाएं पहुंचाई हैं, जैसे बिजली हो गई, एक 24 घंटे जो बिजली का उनका टारगेट है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। इतना बड़ा नेशनल हाईवे, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने लोगों को दिया है, गांव-गांव तक रोड पहुंची है। देखिए पहले क्या था, ये जो बाकी जो पार्टियां हैं उनका केवल एक ही मकसद है, किसी भी तरह से इकट्ठा होना, और वो गठबंधन नहीं ठगबंधन है। उनका काम केवल ये है किसी तरह से जनता को बरगलाना, उनको झूठे वायदे करना। देखिए कांग्रेस के जमाने में भी बोफोर्स कांड हुआ था, दलाली वहां से शुरू हुई, कमीशन वहां से शुरू हुआ। उसके बाद आप देखिए चारा घोटाला हुआ लालू के टाइम में। उसके बाद लोगों को उन्होंने जो नौकरियां दी, उसके लिए गरीब लोगों की जमीन अपने नाम कराई। आज उनके तो 10-11 बच्चे हैं, सारे वेल सेटल्ड हैं। और जो गांधी फैमिली है, इसने पूरा देश को लूटा है अभी तक। इंदिरा गांधी को मैं मानता हूं कि एक अच्छी लीडर थी, उनके बाद जो उनके परिवार ने किया, राजीव गांधी के टाइम में बोफोर्स कांड हुआ, लाखों करोड़ों रुपए की दलाली ली गई। बोफोर्स स्वीडन की कंपनी थी। उसके बाद राहुल गांधी, ये पप्पू और जो पिंकी हैं, ये देखिए ये कुछ नहीं करेंगे। इन्हें किसी भी तरह से सत्ता में आने का वो एक जुनून चढ़ा हुआ है इनके अंदर। इनके खून में ये बैठा हुआ है कि अगर हम राजा के लड़के हैं तो हम भी राजा बनेंगे। हमारा बाप प्रधानमंत्री था, हमारी दादी प्रधानमंत्री थी, तो हमें भी प्रधानमंत्री बनने का हक है। वो हक के साथ आ रहे हैं। यही अखिलेश यादव का केस है, यही तेजस्वी यादव का केस है। इन लोगों को ये लगता है कि हम शहजादे हैं, हमें ताज मिलना चाहिए, चाहे जैसे मिले। आप देखिए लालू यादव जेल में थे चारा घोटाले के बाद, उनकी रिहाई कराई गई, और उसके बाद सोनिया गांधी उनको कांग्रेचुलेशन बोल रही है कि आप देखिए जेल से बाहर आ गए, अब हम मिलकर लड़ेंगे, अब हम मिलकर सरकार बनाएंगे। और इसी तरह से देखिए लूटपाट की ये परंपरा कायम रही। इन लोगों ने अपने अपने खजाने भरे हैं। चाहे आप कश्मीर में देख लीजिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो बेटी है और जो फारूक अब्दुल्ला की फैमिली है, इन लोगों ने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, लंदन भेजा पढ़ने के लिए, और अपने घरों में पूरे खजाने भरे। अखिलेश यादव के जो फादर थे मुलायम सिंह यादव, वो मैनपुरी के सांसद, उन्होंने क्या किया कि मैनपुरी में 24 घंटे बिजली आती थी, और जो बाकी के यूपी के जिले थे, जबकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो पूरी जनता को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सबके राजा थे, लेकिन बाकियों में 12 घंटे बिजली आती थी। या तो रात, उनको चॉइस दी जाती थी, या तो रात में आएगी या दिन में आएगी। तो मतलब इस तरह का जो पक्षपात हुआ है, परिवारवाद फैला है। और मैं अगर वो हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाऊं तो मेरा बेटा भी उसी परंपरा पे चलेगा। राहुल गांधी का सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से लड़ने जा रहे हैं, और मतलब 30 तारीख को सुनने में आ रहा है कि राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, ये जो गांधी परिवार है, इसकी परंपरा रही है कि समय के साथ चोला बदलते रहो, अपनी श्रद्धा बदलते रहो, अपना फेथ बदलते रहो। आपके जो व्यूज हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। वो जब क्रिश्चियंस के बीच में बैठते हैं क्रॉस पहन लेते हैं, हिंदुओं के बीच में बैठते हैं तो जनेऊ पहन लेते हैं, मेरा और मुस्लिम के बीच में बैठते हैं तो टोपी पहन लेते हैं। मुझे लगता है कि वो इस बार अमेठी का तो सवाल नहीं है, लेकिन वायनाड से भी हारने वाले हैं। केरल में जो अभी रुझान आ रहे हैं, केरल में जो जनता है, जो अभी तक केवल कम्युनिस्टों को और कांग्रेस को वोट देती थी, वो पहली बार उसको रियलाइज हुआ है कि एक नेशनल पार्टी है, जैसे हम वोट दें तो हमारी भी स्टेट का कुछ उद्धार होगा, कुछ ग्रोथ होगी और कुछ प्रोग्रेस होगी। तो मुझे लगता है कि वो दोनों ही जगह से जाने वाले हैं। और ये देखिए ये जो पिंकी और पप्पू हैं, इनका काम केवल लोगों को बरगलाना है। और ये इसीलिए अभी जो टाई अप कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ जो टाई अप किया है, वो इसीलिए क्या है, चलो भाई आओ मिलके दुनिया लूटते हैं, मिलके लोगों को लूटते हैं। 4 चोरों का इंडिया का गठबंधन बनाएंगे। बांटने वाली बात कर रहे हैं कि हाँ इनसे टैक्स लेके उस निचले उनको देने की बात कर रहे हैं। देखिए उसके बारे में बताऊं, एक सिंपल सी बात है कि आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपके मरने के बाद वो जो प्रॉपर्टी आपके बच्चों को मिलेगी, उसका 45% जो टैक्स है वो गवर्नमेंट ले जाएगी। क्या ये सही है? आज मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हमने मिलके अगर प्रॉपर्टी जोड़ी है तो हम उसका 45% क्यों देंगे? ये गलत है। वो इस तरह से तो लोगों के, आप क्या कर रहे हो, लोगों का खून पसीने की कमाई को आप लूट रहे हो टैक्स के उसमें। आप उसका तो तरीका यही कि 1 करोड़ का सीधा 45% चला जाएगा। तो आप कोई ये सहन करेगा कि मेहनत हमने की है और आप टैक्स के रूप में ले गए, और जो टैक्स के रूप में ले गए और धीरे से आपने सरकारी खजाने से वो कांग्रेस ने एज यूजुअल लूट लिया। क्योंकि वो फाइनेंशियल सर्वे की बात कर रहे हैं, आर्थिक सर्वे बोल रहे हैं, देश का एक्सरे करके रखूंगा, जिसके पास जितना धन है, उसके बाद हम जिसके पास देखेंगे किसके पास कितना धन है, उसके बाद हम रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बोल रहे हैं कि आपने घर की सर्वे की है, कितना है क्या है, उसमें से दे दो ना लोगों को। हाँ, गांधी परिवार अपना आधी डायनेस्टी दे देना। मैं बताता हूँ, अभी रिसेंटली 1985 तक टैक्स देना था, लेकिन राजीव गांधी की प्रॉपर्टी, मतलब इंदिरा गांधी की प्रॉपर्टी, वो जब उनकी डेथ हो गई तो उसमें इनको चक्कर पड़ गया कि भाई अब टैक्स देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। तो उससे पहले ही राजीव गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने लोकसभा में इस टैक्स को रद्द करवा दिया। तो बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आपके वरुण गांधी
को शेयर बांट दिया। तो उस वक्त उन्होंने इनहेरिटेंस क्यों डेटा ख़त्म किया? तो अब इस वक्त इनहेरिटेंस ढूंढ रहे हैं। बोल रहे हैं कि देश में इनइक्वालिटी बढ़ गई है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक तबका बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गया, एक तबका नीचे है, तो इनहेरिटेंस टैक्स आना चाहिए और एक देश का एक्सरे कर देंगे और फाइनेंशियल सर्वे। मतलब तो वो कम्युनिज्म कर रहा है, सीधा अमीरों से खींच के गरीबों का, तो कम्युनिज्म हो गया। ये सीपीएम का सीपीआई का एजेंडा है, ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पे जब खून बहाएगा तो वही कमाएगा, जो अब बैठ के लेगा तो वो तो जायज़ नहीं है। कश्मीर देखिए, धारा जो 370 हटाई गई, उसके बाद कश्मीरियों की जिंदगी में खुशी लौट आई है। हर कश्मीरी को रोजगार मिल रहा है। टूरिज्म की जो पोजीशन है पिछले 20, 25, 30 साल में आज वो जिस पीक पर पहुंचे हैं वो पहले कभी नहीं हुआ। आज देश में पूरा नेशनल एक राष्ट्रवाद है। लोग धर्म से ऊपर जाति से उठकर बात कर रहे हैं। मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट ने जो काम किया, आप देखिए कोई कास्ट और रिलीजन को उन्होंने कंसीडर नहीं किया। आज जो उज्ज्वला गैस है और जो घर बनवाए हैं, जैसे मेरा अपना होम टाउन है, मैं उसके अंदर खुद देखता हूँ, उसमें गरीब लोग हैं, उसमें गरीब मुस्लिम लोग भी हैं, तो कोई जात का भेदभाव नहीं हुआ है। जैसे कि एक बेरोजगारी का मुद्दा बार बार लाया जाता है। देखिए बेरोजगारी क्या है, ओपन एंडेड इशू है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कह देते हैं ना हम लोग अपने घरों में भी, अरे सब बेकार चल रहा है, सब बेकार। अरे पूछो ना बेकार चल क्या रहा है? तो ऐसी कोई बेरोजगारी नहीं आई है, ना कोई महंगाई आई है। देखिए महंगाई क्या किसको बोलते हैं? अगर मान लो किसानों को अपनी उपज के दाम नहीं मिलेंगे पूरे, तो देखिए दाम तो बढ़ेंगे, टमाटर बढ़ेगा, सब्जियां बढ़ेंगी, फल फ्रूट के दाम बढ़ेंगे, तभी तो उन्हें पैसे मिलेंगे किसानों को। अब उसे मैं महंगाई से जोड़ूं तो दोनों तरफ है ना, कि या तो मैं उनको पैसे नहीं दूं और या महंगाई का रोना ना रहूं। तो देखिए सबकी सैलरीज बढ़ रही हैं, सबकी बिजनेस इनकम बढ़ रही है, तो महंगाई बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखें कि इनकम के मुकाबले में एक्सपेंडिचर का जो रेशियो वो अभी भी वही है। पहले लोग 10,000 कमाते थे, 8,000 खर्च करते थे, अब 1 लाख कमाते हैं, 80,000 खर्च करते हैं। एक केवल बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई परिवारवाद नहीं है, इसमें केवल और केवल मेरिट बेसिस पे काम होता है। अगर देखिए पंकज जो सिंह हैं, वो आज चाहते तो राजनाथ सिंह के बेटे होने की वजह से काफ़ी फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन वो भी नीचे से आ रहे हैं, ज़मीन से जुड़ रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। महेश शर्मा जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। जो कैलाश हॉस्पिटल है, सबसे पुराना हॉस्पिटल, लोगों की बहुत सेवा की है। और देखिए हमें ये नहीं देखना है कैंडिडेट, क्योंकि ये लोकसभा का इलेक्शन है। जो सेंटर में गवर्नमेंट बनेगी वही पूरे सरकार देश को चलाएगी। तो हमें देखना है बीजेपी, हमें केवल और केवल बीजेपी को वोट देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। मैं 1 मिनट में आता हूँ। इसमें बोलना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मैं नेहा हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि फ्री की राजनीति ना अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि फ्री की राजनीति कर करके जो तबका मेहनत करता है, जो अपनी हार्ड एंड मनी से काम करता है, दिन रात एक करता है, ईमानदारी को फॉलो करता है, वो सफ़र करता है, क्योंकि उसको हमेशा टैक्स का बोझ उसके कंधों पर रहता है। जिस पे कोई भी सरकार जो है, सरकार का वो मुद्दा हमेशा सेकेंड प्रायोरिटी हो जाता है, क्योंकि उसके पास हमेशा एक गरीब तबका इतना बड़ा होता है। और गरीब क्यों है? क्योंकि एक विशेष सर्कल में चलता है, आधे टाइम काम नहीं करना चाहता है। सबसे बड़ा इशू ये है, गरीबी को अगर ख़त्म करना है तो ये सोच निकालना है कि हाय हम नहीं कर सकते। भगवान ने सब कुछ दिया है, इंसान बनाया है, दिमाग दिया है, शरीर दिया है, हाथ पैर दिए हैं, और सबसे बड़ा जब दिमाग है तो उसका यूज़ करो। काम बहुत है करने वालों की, हमारा इतना बड़ा देश है, हम डेवलप कंट्री बन सकते हैं अगर हर एक बंदा काम करे। काम हमें, अगर मेरे से कोई कहता है ना कि मुझे भीख दो, मैं कहती हूँ काम दो। मुझे उसे देने में, जो रोड पे हट्टे लोग घूमते हैं, मुझे लगता है क्यों भाई तुम्हारे पास हाथ है। मतलब आप चाहते हैं देश की महिलाओं को 1 लाख रुपए ना दे राहुल गांधी? ये कोई स्कीम नहीं है महिलाओं को। मैं देखो सबको एजुकेशन जरूरी है, एजुकेटेड हो गए और सब मेहनत करें। आज आप ये देखो लेबर की कितना क्राइसिस होता जा रहा है, हर जगह, हर फील्ड में, इंडस्ट्री में ले लो, कॉर्पोरेट्स में ले लो, घरों में ले लो, सोसाइटीज़ में ले लो। लेबर्स इतनी, मतलब उनकी जो डिमांड्स है, क्योंकि उन्हें लगता है ना फ्री का राशन मिल रहा है, हमें तो सारी स्कीम है। एक्चुअली ये तबके का भी ये चीज़ है, उन्हें मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। आप 1 लाख रुपए की जगह आप घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दो, जिससे कि महिलाएं काम कर सकें, ठीक है, उनकी एजुकेशन पर ध्यान दो। वो क्या कर सकती हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो गरीब हैं, ठीक है, उनके लिए आप ऐसा काम करो ना। 1 लाख रुपए देके एक बार में क्या करोगे? राहुल गांधी जी का ये जो सुगुफा एक छोड़ा उन्होंने कि 1 लाख रुपए मैं महिलाओं को दूंगा, गांधी को कुछ मानती ही नहीं, ही इज जस्ट पप्पू। तो वो बिल्कुल, मतलब उनका ही डजंट हैव ब्रेन, उसका दिमाग ही नहीं है, वो कुछ भी बोलते हैं। तो आप चाहती नहीं कि देश की महिलाओं को 1 लाख रुपए राहुल गांधी दे? ना, हमें क्या करना है? ऐसे महिलाओं में इतना दम है कि अपना काम करके और अपना सब करके वो लोग कमा सकती हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर सुरेंद्र गौड़। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? मैं भारत सरकार से सचिव के रूप में रिटायर हुआ हूँ, सेक्रेटरी पोस्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप? लेवल पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। इससे पहले आपने कहाँ सर्व किया सर? उससे पहले मैंने उत्तर प्रदेश सरकार में सर्व किया। इन 2 जगहों पे सर्व किया मैंने, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार। अयोध्या में भी सर्व किया था, फैज़ाबाद कहते थे उस समय उसको। फैज़ाबाद। तो आपने, मतलब वो जो पीरियड था, कौन से पीरियड में आपने सर्व किया था? मैंने लगभग 1.5-2 साल सर्व किया था, और उस समय बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी उस समय।
दैट वाज दिसंबर 1992। तो आप किस पोस्ट पे उस टाइम अयोध्या को सर? मैं कमिश्नर था उस समय। मतलब उस टाइम आपने जब ये विध्वंस हुआ था, आप उस टाइम कमिश्नर थे, क्या एक्सपीरियंस था उस टाइम जो चीज़ें हुई 6 दिसंबर को? ओवरऑल एक्सपीरियंस हम लोग बड़े चिंता में इसलिए थे कि एक तरफ तो लगभग 3 लाख कार सेवक वहाँ उसको विध्वंस करने के लिए, उसका विध्वंस करने के लिए पहुँचे हुए थे। दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये करार किया था, ये वायदा किया था कि हम बाबरी मस्जिद को हर कीमत पे हम उसकी रक्षा करेंगे, मगर उनका ये भी वादा था कार सेवकों से कि हम गोली नहीं चलने देंगे। अब पिछले कुछ सालों में पहले चले थे जो मुलायम सिंह यादव के सरकार में चले थे। कुछ सालों पहले मुलायम सिंह जी की चीफ मिनिस्टरशिप में उसी जगह पे, उसी कॉम्प्लेक्स में गोलीबारी हुई थी और उसमें कुछ लोग मारे गए थे। कल्याण सिंह जी और भाजपा इस चीज़ से बड़ी दुखी थी और उन्होंने इस बार, उनका राजनीतिक फैसला था कि हम गोली नहीं चलाएंगे और अन्य तरीके से उसकी रक्षा करने की आप कोशिश। सर उस चीज़ के पूरे विटनेस रहे हैं और अभी जो राम मंदिर बना है उसके भी विटनेस रहे हैं। मतलब 10 सालों में जो सरकार, मैं इस सरकार के काम पे आऊँगा और आगे के जो 5 साल है, चीज़ों को ले ले, अर्थव्यवस्था, डिफेंस और चीज़ों को ले ले, तो क्या लगा मतलब सरकार किस तरीके से, देश कहाँ पे अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है? अगर देखिए, अर्थव्यवस्था के बारे में IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये कहना है कि ग्लोबली तो अर्थव्यवस्था ठीक नहीं चल रही, मगर हिंदुस्तान एक शाइनिंग फैक्टर है। हिंदुस्तान की GDP बड़ी अच्छे रेट से बढ़ रही है और उनके अच्छे GDP बढ़ने से ग्लोबल अर्थव्यवस्था को भी फ़ायदा हो रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कैसे देखते हैं? एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने सबसे बड़ा काम डिजिटाइजेशन किया है। डिजिटाइजेशन से हर आदमी को, चाहे वो रोज़गार करता हो, चाहे वो वेंडर हो, चाहे वो हाउस होल्ड वाइफ हो, सबको फ़ायदा हुआ है। आप देखिए, नेट बैंकिंग आप कर पाएंगे, UPI आप कर पाएंगे, UPI में एक नया पैसा नहीं देना पड़ता आपको ट्रांजैक्शन के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है और UPI वाला मॉडल हम लोगों के कई और देश विदेश में शेयर कर रहे हैं और यूरोप के कई देश हमारे डिजिटाइजेशन मॉडल को स्टडी करने के लिए स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें वो भी अडॉप्ट करके लागू करना चाहते हैं अपने अपने देशों में। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हिंदुस्तान को तो बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे। अब हमारी अर्थव्यवस्था देखिए, ब्रिटेन से आगे बढ़ गई है। ब्रिटेन अपने को बड़ा तोप मार खां समझता था एक ज़माने में कि साहब इंडिया तो हमारी कॉलोनी रही है, यहाँ के देश तो हमारे, यहाँ के लोग तो हमारे स्लेव रहे हैं। अब आप उनकी हालत देख लीजिए, हम उनसे आगे बढ़ गए हैं GDP में। अच्छा, कैसा रहा मतलब सरकार का जो अभी 5-10 साल रह चुके हैं, आगे आने वाले 5 सालों में क्या एक्सपेक्टेशंस रहेगी इस सरकार से, क्या उम्मीदें रहेंगी? हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि अगले 5 सालों में हिंदुस्तान जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ने का प्रयास करेगा और मोस्ट लाइकली हो सकता है कामयाब भी हो जाए। और इसमें कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें मोदी जी बड़े अलर्ट हैं, विजिलेंट हैं और उन रिफॉर्म्स की तरफ अपने नीतियों को बढ़ा रहे हैं। सर, आपने एक बड़े पोस्ट पे, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपने सर्व किया सेक्रेटरी लेवल पे। अभी जो बात चल रही है कि मोदी जी अगर तीसरी बार जीत जाते हैं तो देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, जो राहुल गांधी जी और अपोजिशन जो बोल रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं अगर मोदी जी तीसरी बार आ गए तो एक तरह के डिक्टेटर के तौर पर उभरेंगे, तानाशाही होगी देश के अंदर। देखिए, आपको याद होगा, आप तो बहुत छोटे रहे होंगे उस समय, 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भी एग्जैक्टली यही बातें कही गई थी। 10 साल हो चुके, कहीं डिक्टेटरशिप नहीं है। जिसको चाहे मोदी को गाली दे के चला जाता है। मोदी जी कहते हैं मुझे रोज़ 1-1.5 किलो गालियाँ पड़ती हैं, उसी से मुझे जोश बना रहता है। तो वो डिक्टेटरशिप कहाँ है? और डिक्टेटरशिप होती तो ये लोग ये कह पाते कि डिक्टेटर हैं। देखिए, इसमें विरोधाभास देखिए। आप हिटलर को डिक्टेटर कह के जिंदे रह सकते थे जर्मनी में या यूरोप में? नहीं, मोदी जी को हिटलर से भी कंपेयर किया जाता है, फासिस्ट ताकत है देश के। अब आप देखिए, हिटलर ने कितने ज्यूस को जलती हुए मिल में जला दिया था, मिलों में जला दिया था जीते जी लोगों को, और उनकी हड्डियों का सुरमा बना दिया था उसने।
ऐसा कहीं आपने सुना है हिंदुस्तान में? और ये जो बोल रहे हैं कि देश में लोकतंत्र और तानाशाही है, ये जो संविधान खत्म होने की बात करें कि संविधान बदला जाएगा अगर तीसरी बार मोदी जीतते हैं। संविधान बदला जाएगा तो उनके सामने बदला जाएगा और बताएं कि क्या हो जाएगा बदल के। हिंदुस्तान का संविधान तो जब जब जरूरत पड़ी तब तक बदला गया है। अब आप उन्हें ये तो पूछिए कि क्या खतरा क्या है मोदी जी से? लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, मोदी जी लोकतंत्र कैसे खत्म हो जाएगा जब पिछले 10 सालों में नहीं हुआ? लोकतंत्र का पता नहीं है। ये मुसलमान अच्छा, है। एक मिनट राहुल गांधी पे क्या बोलते हैं? मतलब जिस तरह के वो अटैक कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले उनके जो एक तूड़ तड़ाक वाली लैंग्वेज मोदी जी को, जो 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, कि वो जो डरपोक मोदी जी हैं, उनको जब मैनिफेस्टो दिखाते तो उनके अंदर डर चला जाता है, कपकपी चढ़ जाती है मोदी को। इस तरह के जो लैंग्वेज यूज़ किया उन्होंने, अभी इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस भी दिया है। क्या लगता है, मतलब इस तरह जो राजनीतिक स्तर गिरा है एकदम से? देखिए, राजनीतिक स्तर सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने गिराया है इस देश में। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, उसको बड़ी आदर की दृष्टि से संबोधित किया जाता था। अरविंद केजरीवाल पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि मोदी इज़ कवर्ड एंड ही इज़ साइकोपैथ। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के छोटे छोटे भैये जो नेता हैं, चमचे हैं, वो भी मोदी को सीधे गाली देने लगे। उसको अनपढ़ बताने लगे, उनको भी कुछ कहने लगे। हाँ, और ये तो इनका अपना दिमाग तो है नहीं बेचारों का, राहुल गांधी का। अब कंगना रनौत का इंटरव्यू देखिए, उन्होंने कहा कि अगर ये किसी और फील्ड में चले जाते, आर्ट में चले जाते, तो शायद कामयाब हो जाते। मतलब क्यों कह रहे हैं आप इनका दिमाग नहीं है? किसका दिमाग है? इसलिए कहता हूँ कि एक तो ये इनको ये सोचना चाहिए कि क्या जो कह रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑलरेडी आपके ध्यान होगा कि डिफेमेशन का केस हुआ इनके खिलाफ, 2 साल सज़ा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया, इसलिए ये मेंबर भी बने रहे वायनाड से, वरना एक बार तो इनकी मेंबरशिप ख़त्म हो गई। इन्हें पता ही नहीं है ये क्या कह रहे हैं। इनको मतलब ऐसी उम्मीद नहीं की जाती। कहते हैं वो युवा हैं, अरे युवा कहाँ है, 50 साल के हो रहे हैं, तो वो युवा ही रहेंगे 50 साल के। तो ये कुछ उनकी व्यक्तित्व में कोई ऐसी बात है जो जनता समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों करते हो। उनको नुकसान भी होता है। पिछली बार 2019 में उन्होंने कहा चौकीदार चोर है। इस बात को लोगों ने बहुत बुरा माना इस बात का, और भाजपा को कुछ वोट भी मिले इसमें, कहते हैं लोग। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के निवासी है, इस बार उत्तर प्रदेश अमेठी से आने वापस बोल रहे हैं कि मैं अमेठी आके लड़ूंगा। 26 तारीख के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से लड़ने की जो बात हो रही है, बोला जा रहा है कि राम मंदिर भी जाके दर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश क्या देख रहा है? मतलब एक बार वो वायनाड भेज चुके हैं उनको अमेठी में हरा के, इस बार क्या सोच रहा है उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश के अमेठी में वो 2019 में बुरी तरह हार चुके हैं। स्मृति ईरानी जी से हार चुके हैं। स्मृति ईरानी जी ने इन 5 सालों में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है, तो इस बार अमेठी से लड़े या ना लड़े वो जीतने वाले तो हैं नहीं। उनको दिक्कत इस साल ये है कि वायनाड में भी उनको अपनी जीत की गारंटी नहीं है, क्योंकि वायनाड की जो रूलिंग पार्टी है CPM, वैसे तो वो उनके इंडिया गठबंधन में है, मगर उन्होंने साफ कह दिया है कि आपकी माँ ने हमें 1.5 साल हमें कारागार में रखा था, और आप नॉर्थ में जाके क्यों नहीं लड़ते, वायनाड में क्यों लड़ रहे हैं? तो ऐसे में एक हवा उनके खिलाफ हो गई हो तो कोई ताज्जुब नहीं, वो हार सकते हैं। सर, लास्ट सवाल रहेगा, अपने अनुभव से क्या बोलेंगे? अपने जितने साल देश को सर्व किया है, क्या लगता है देश किस डायरेक्शन में जा रहा है इस सरकार के अंदर, और आने वाले जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार रिपीट होने वाली है, क्या लगता है आपके अनुभव के हिसाब से? देखिए, मेरा अनुभव है और प्रज्ञा खड़ी है यहाँ, ये भी यही कहेगी। आज से 5 साल पहले आपने सोचा नहीं होगा कि हिंदुस्तान 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति दुनिया में बन जाएगा। तो इसी तरफ हिंदुस्तान बढ़ता रहेगा, नए नए रिफॉर्म्स होंगे और विकास होगा। और ये जो क्षुद्र मानसिकता है कि साहब ये ऐसा है और वो ऐसा है, वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। मेरी ये कामना भी है, मेरा ये प्रोजेक्शन भी है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहा है। हमें जो